नमस्कार सभी लोगों को। इस वीडियो में हम आपको आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म आप ग्राफ समझाएंगे। तो दो ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म कैसे कहलाएंगे उसके लिए शर्त है। पहले हम आपको आइसोमॉर्फिज्म बताएंगे। आइसोमॉर्फिज्म के लिए आप पहले दो ग्राफ लीजिए, G1 और G2। उसमें सेट ऑफ वर्टिसेस V1 E1 है, सेट ऑफ वर्टिसेस V1 पहले में है, दूसरे में V2 है। सेट ऑफ एजेस पहले में E1 है, दूसरे में E2 है। तो V1 E1 मिला के आपका G1 है, V2 E2 मिला के G2 है। तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तब कहे जाएंगे जब इन दोनों के लिए कोई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो जो V1 से V2 में मैप करे। और फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, 1 to 1 होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए, दैट इज बाइजेक्टिव होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ए बी एक एज है E1, ए बी एक एज है सेट E1 में, मतलब पहले ग्राफ में, तो एफ ऑफ है, यानी कि ए का इमेज जो बनेगा और बी का जो इमेज बनेगा वो दूसरे ग्राफ में उसके बीच में भी आपका एज होना चाहिए। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर मान लीजिए पहले ग्राफ में ए बी सी तीन वर्टिसीज हैं और दूसरे ग्राफ में 1 2 3 तीन वर्टिसीज हैं, तो एक का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है। तो ये समझ लीजिए एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि ए का इमेज 1 है, और एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 आ गई। और देखिए 1 to 1 ऑन टू तभी हो पाएगा जब दोनों में सेम नंबर ऑफ वर्टिसीज हों, अदरवाइज कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ये अगर ए बी के बीच में एज है तो दूसरे ग्राफ में उनके इमेज के बीच में भी एज होना चाहिए। यही बात सेकंड पॉइंट में कहा गया है। इन्हीं बातों को अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो ये है कि V1 और V2 मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, यानी कि दोनों ग्राफ में सेम नंबर ऑफ वर्टिसेज होने चाहिए। इसी तरह दोनों में सेम नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है कि दोनों ही ग्राफ में स्पेसिफिक डिग्री वाले वर्टिसीज की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे अगर पहले ग्राफ में थ्री डिग्री का एक वर्टिसीज है तो वर्टेक्स है, तो दूसरे ग्राफ में भी 3 डिग्री वाले एक ही वर्टेक्स होंगे। अगर यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए। जितना वर्टिसीज पहले ग्राफ में एक स्पेसिफिक डिग्री का, उतना ही वर्टिसीज दूसरे ग्राफ में उसी डिग्री वाला होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब जैसे देखिए दोनों ग्राफ एक दूसरे के एक जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन दोनों ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक मतलब कॉन्ग्रुएंस, जैसे आप ट्रायंगल जानते हैं उसी तरह से है, कॉन्ग्रुएंसी की तरह से कॉन्सेप्ट है। एक तो देखिए दोनों में 4 वर्टेक्स हैं, V1 V2 V3 V4, दोनों इसमें भी V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 डैश। नंबर ऑफ वर्टिसीज भी सेम हो गए। नंबर ऑफ एजेस देख लीजिए, इसमें भी 3 है, 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3 है। ये भी मैच कर गया, मतलब पहली पॉइंट दूसरी पॉइंट मैच कर गई। अब स्पेसिफिक डिग्री वाली बात करते हैं। 1 डिग्री का इधर देख लीजिए, दो वर्टेक्स है तो इधर भी 1 डिग्री दो ही है। 2 डिग्री का यहाँ पे दो वर्टेक्स है तो यहाँ पे भी दो ही वर्टेक्स है, तो तीसरा पॉइंट भी मैच कर गया। तो इस नाते ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। रही बात होम्योमॉर्फिक की, तो होम्योमॉर्फिक से थोड़ा सा आसान है। दो ग्राफ एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक तब कहे जाएंगे जब एक से दूसरा बनाया जा सके, और लेकिन उसके लिए कुछ मेथड है। Two graphs G1 and G2 are said to homeomorphic if one graph can be obtained from the other by merging the edge in series। मतलब एक एज की कमी होगी तो उसको एक एज बना दीजिए, लेकिन वो भी सीरीज में, ये नहीं कि आप यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देंगे, नहीं, ये ऐसे है तो इसी पे ऐसे बना के कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ है, या तो आप जो है कहीं पे किसी एज पे एक वर्टेक्स इंसर्ट कर दीजिए, बाय मर्जिंग द एज इन द सीरीज बाई और लिखा और बाय इंसर्टिंग वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 इन एनी एज ऑफ द ग्राफ दैट इज क्रिएटिंग एज इन सीरीज। अब जैसे देखिए ये दोनों ग्राफ आपके एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एक वर्टेक्स आप ऐसे बना दीजिए तो ये इससे ये वाला बनाया जा सकता है, ठीक है। कौन बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा इससे, ठीक है। सेकंड वाला ग्राफ बना सकते हैं फर्स्ट की मदद से, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स अगर इंसर्ट कर देंगे तो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो जैसे आइसोमॉर्फिक होगा मतलब पहले जो दोनों ग्राफ था वो होम्योमॉर्फिक था, तो एक स्टेप नीचे है होम्योमॉर्फिक। अब जैसे यहाँ वर्टेक्स इंसर्ट किए तो क्या हुआ, एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच वर्टेक्स हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए एजेस की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। और स्पेसिफिक डिग्री का भी देख लीजिए, जैसे यहाँ इंसर्ट किए हैं
तो 2 डिग्री वाला 1 2 3 नहीं 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 ही है। और 3 डिग्री वाला एक वर्टेक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक है, और 1 डिग्री वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब जब एक दूसरे के मदद से बना सकते हैं इस तरीके से, तो पहला ग्राफ दूसरे ग्राफ के होमोमॉर्फिक या दूसरा ग्राफ पहले ग्राफ के होमोमॉर्फिक हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इस ग्राफ की मदद से ये ग्राफ बनाया जा सकता है, लेकिन दूसरे मेथड से, आर के पहले जो बात बताई गई थी। तो यहाँ सीरीज में जैसे ही एक एज बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये मतलब इक्विवेलेंट कहने मतलब आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो होम्योमॉर्फिक मतलब एक स्टेप आपको नीचे की बात करता है, मतलब एक आपको लिबर्टी देता है कि आप बना सकते हैं। और आइसोमॉर्फिक में क्या था, पहले से ही रहता है। इसके बाद देखिए ये है वाक पाथ सर्किट की बात हो रही है। तो वाक पाथ सर्किट क्या होता है, वाक जो होता है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वाक क्या होता है, अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ वर्टिसीज एंड एजेस। तो अगर किसी भी ग्राफ में आप वाक और एजेस का सीक्वेंस बनाते हैं, वाक पहले वर्टिसीज फिर एज, फिर वर्टिसीज फिर एज, शुरुआत वर्टिसीज से होगी, फिर उसके बाद एंड भी वर्टिसीज पे होगा, तो उसको हम लोग वाक बोलते हैं। देखिए V1 के बाद E1, E1 के बाद V2, अब ये नहीं कोई जरूरी है 1 के बाद 2 ही है, 1 के बाद 5 भी आप ला सकते हैं डायरेक्ट, बस सीक्वेंस वर्टिसीज और एजेस का होना चाहिए। अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ वर्टिसीज एंड एजेस इज नोन एज वाक। वाक आपका दो तरीके का होता है, ओपन वाक होता है और क्लोज वाक भी होता है। तो अगर मान लीजिए एक ही मतलब अगर स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिफरेंट वर्टिसीज पे हो रही है, तो उसको ओपन वाक बोलते हैं। अगर सेम वर्टिसीज पे हो रहा है, मतलब V1 से शुरू किए V1 पे आके ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एंड शुरुआत और एंड जो होता है सीरीज का वो वर्टिसीज पे होता है। अगर ये दोनों बातें दोनों इक्वल हैं तो वो क्लोज्ड वाक होता है। कि जैसे घर से निकले, कहीं गए, फिर कहीं गए, फिर कहीं गए, भाई घर से निकलेंगे कोई रोड फॉलो करेंगे, फिर किसी जगह जाएंगे, फिर रोड फॉलो करेंगे किसी जगह जाएंगे, फिर एंड में मान लीजिए अपने घर वापस आ गए, तो वो क्लोज्ड वाक होता है। तो यहाँ पे जो है ये एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल की मदद से समझिए। ये V1 से शुरू किया है, मान लीजिए V1 E1 फिर E5, अब यहाँ पे E3 लिखा है तो मतलब ये वाला फॉलो किया है, V1 V2 V1 E1 V2 फिर E3, फिर आप देखिए V3 यहाँ पे पहुँचा, V3 के बाद E6 यानी कि ये वाला लिया रास्ता, फिर V5, तो V5 मतलब यहाँ पे, फिर E8, E8 का मतलब आपका हो जाएगा V5 के बाद E8 लिया, सॉरी V5 के बाद E8 मतलब इधर गया है, और E8 के बाद V4 यानी कि यहाँ गया है, V4 के बाद E7, E7 के बाद आपका V5 पे आएगा ही, और फिर उसके बाद E5, तो E5 मतलब अब इधर गया है, और उसके बाद V2 पे पहुँचेगा। तो ये मतलब एक वाक हो गया। मतलब ये कैसे भी आप बना, इसमें से आप कैसा कितने से सारे एग्जांपल बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि यही वाला आप रटिए, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं आप, लेकिन बस ये ध्यान रखिए पहले वर्टेक्स फिर एज, फिर वर्टेक्स फिर एज, फिर वर्टेक्स और लास्ट में वर्टेक्स पे टर्मिनेट कर दीजिए। तो वाक जो होता है वो दो तरीके का होता है, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे मैंने इस चार्ट में समझाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वाक आपका दो तरीके का होता है, ओपन वाक होता है, क्लोज वाक होता है। ओपन वाक मतलब कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट वर्टिसीज पे हो रही है तो ओपन वाक होता है। और क्लोज वाक कब होगा, जब स्टार्टिंग और एंडिंग सेम वर्टेक्स पे हो, तो उसको हम लोग क्लोज वाक कहते हैं। और यही क्लोज वाक जो होता है वो सर्किट बनता है, लेकिन कब, जब नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज वाक हो। नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज वाक मतलब कि कोई भी वर्टेक्स इसमें रिपीट ना हो बीच में, ठीक है, केवल स्टार्टिंग एंडिंग सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि V2 आया फिर V3 पे गए, फिर वापस किसी V5 पे गए, फिर V2 पे आ गए, तो वहाँ पे इस तरह का बन जाएगा। तो ये क्रॉस वाला नहीं बनना चाहिए। अगर क्रॉस वाला बन रहा है तो इंटरसेक्टिंग वाक होगा। तो अगर नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज वाक है तो उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। तो ऐसे ही पाथ जो ओपन वाक होता है, अगर वो नॉन इंटरसेक्टिंग है तो उसको हम लोग पाथ बोलते हैं, और अगर मतलब इंटरसेक्टिंग होगा तो उसको पाथ नहीं बोलेंगे। कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा इसमें। इसमें तो स्टार्टिंग एंडिंग भी नहीं रिपीट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग डिफरेंट होता है। इसमें केवल लिबर्टी ये दी गई है नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज वाक में कि केवल एक वर्टेक्स आपका रिपीट होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग, बीच में कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा। V1 भी नहीं आएगा। V1 एक बार शुरू में आया
V1 लास्ट में आएगा। और ये मत रटिएगा कि V1 से ही शुरू करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप V5 से शुरू करिए, V5 पे एंड करिए। ऐसे यहाँ पे भी कोई ज़रूरी नहीं कि V1 से ही शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू करिए। V5 V6 से शुरू करिए, V6 से शुरू करिए और फिर कहीं भी जाके ख़त्म करिए। V6 पे तो ख़त्म नहीं करेंगे, V6 पे ख़त्म करेंगे तो आपका ओपन रह ही नहीं जाएगा। तो उसी ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ये बताया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट ही नहीं हुआ है। अगर इंटरसेक्टिंग रहेगा तो इन बिटवीन कोई रिपीट हो सकता है ओपन वाक में भी, लेकिन अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा। और यहाँ पे भी क्लोज वाक में इंटरसेक्टिंग अगर रहेगा तो बीच में भी रिपीट होगा, और शुरुआत और लास्ट वाला तो रहता ही सेम है। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग है जो कि सर्किट बनाता है, तो उसमें जो है आपका स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा कोई भी रिपीट नहीं होगा। आप देखिए एग्जांपल हम आपको बता दें, ये जैसे यहाँ पे है, ये आपका ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो ये आपका सर्किट हो जाएगा। कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ स्टार्टिंग एंडिंग सेम है। ऐसे ही अगर पाथ की बात करें तो पाथ मतलब आपका कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, बीच का भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब ये पाथ है जो हमने रेड लाइन से शो किया है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ गए फिर यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे गए फिर यहाँ पे गए फिर वापस ऐसे मान लीजिए जा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो जा रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा, ये आपका पाथ नहीं रहेगा। कोई भी बिटवीन का बीच का भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।